विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र देश में लोगों को सरकार के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए आपराधिक दंड दिया जाए या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार को यह अधिकार है? भारत में राजद्रोह के कानून की उत्पत्ति क्या है? संविधान निर्माताओं ने इससे कैसे निपटा? हमारी अदालतों ने इस राजद्रोह के प्रावधान की व्याख्या कैसे की है? बंगावासी केस मुख्य कारण रहा सेडिशन के सेक्शन को जोड़ने का, जो भारत में पहली बार राजद्रोह के शब्द को परिभाषित किया और इस सेक्शन को जोड़ा गया। इस केस के बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसे हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। इस केस को डिसाइड करते हुए सर स्टीफन ने दो शब्दों पर जोर दिया। एक कहा डिसप्रोबेशन अर्थात नापसंदगी, अर्थात सरकार के खिलाफ या सरकार के काम कोई ऐसा जो आपको पसंद ना हो, और दूसरा डिसअफेक्शन असंतोष, मतलब आप कोई इल विल सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ रखते हैं। दूसरा मामला है बाल गंगाधर तिलक का। उस समय के ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक अपने अखबार केसरी में आर्टिकल लिखते थे, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इस आर्टिकल के ऊपर मामला न्यायालय में पहुंचा और स्टीफन की अदालत ने बाल गंगाधर तिलक को दोषी माना, और उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने जो यह आर्टिकल लिखा है यह सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी है, जो राजद्रोह है। आज इन सब पर मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब देश के लोग गहरे सदमे में रहने लगे, हर पल मौत के डर और खतरे में जीने लगे, तो न्यायपालिका नींद में नहीं रह सकती। जहां यह भावना प्रचलित है कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को हर सुविधा मिल रही है, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग असहाय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर, जो 13 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए, एक इंटरव्यू में द प्रिंट को उन्होंने यह बात कही। संवैधानिक अदालतें अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझती है। पिछले कुछ वर्षों से सत्ताधारी दलों द्वारा ताबड़तोड़ राजद्रोह के बढ़ते मामले पर यह बयान दिया। पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारों एवं सरकार के खिलाफ बोलने पर, यह लिखने पर एक चरम राष्ट्रवादी विचारधारा में असंतोष की भावना दिखने लगती है, और उदारवादी और नागरिक स्वतंत्रता वादियों को दबाने के लिए बार बार एक आक्रामक राष्ट्रवाद की सोच के साथ उन पर हमले किए जाते हैं, और नियमित रूप से धारा 124A का इस्तेमाल कर देशद्रोह के मामले उन पर लगाए जाते हैं। कानून के अच्छे जानकार फैज़ान मुस्तफ़ा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिख बताया कि 84 वर्षीय स्टेन स्वामी और 21 वर्षीय दिशा रवि राजद्रोह के मामले में कैसे फंसाए गए। उन्होंने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 से 2019 में आरोपित 96 लोगों में से केवल 2 को ही दोषी ठहराया जा सका। तो फिर क्या सरकारों के पास एक ऐसा हथियार है जो लोकतंत्र में सत्ता और सत्ता के खिलाफ उठती आवाज़ों को दबाने का टूल है? राजद्रोह। अभी 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ द्वारा दायर याचिका पर कहा कि पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ मामले में सुरक्षा दे रखी है, और न्यायमूर्ति ललित ने अपने 117 पन्नों के ऐतिहासिक फैसले में राजद्रोह के बढ़ते मामलों के खिलाफ बड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत दुआ की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जांच पूरी नहीं की गई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अपनी रिपोर्ट भी नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने पाया कि दुआ द्वारा दिया बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान स्वतंत्र विचार है, जो एक नागरिक को सरकार या उसके कार्य प्रणाली के ऊपर आलोचना करने का अधिकार है। इस बयान पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दुआ का अभियोजन अन्यायपूर्ण होगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सब ने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों और अपने खिलाफ उठते आवाज़ को दबाने के लिए किया। बुद्धिजीवियों, लेखकों, असंतुष्टों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अंधाधुंध राजद्रोह के आरोप लगाए।
वास्तव में यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने 1974 में इस अपराध को संज्ञेय अपराध बना दिया था। अरुंधति राय, असीम द्विवेदी, विनायक सेन और यहाँ तक कि कुडनकुलम तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र और थूथुकुड़ी में स्टारलाइट संयंत्र के विस्तार का विरोध करने वालों पर भी धारा 124A के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 124A पर लॉर्ड मेकाले द्वारा तैयार किए गए मूल भारतीय दंड संहिता का हिस्सा नहीं थी और राजद्रोह केवल युद्ध लगाने तक ही सीमित था। यह सर जेम्स स्टीफन थे जिन्होंने 1870 में वहाबी आंदोलन के जवाब में इसे डाला था। विधेयक पेश करते समय उन्होंने तर्क दिया था कि वहाबी गांव-गांव जाकर और प्रचार कर रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ना मुसलमानों का पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। 1922 में अपने मुकदमे के दौरान महात्मा गांधी ने धारा 124A को नागरिक स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिजाइन किए गए आईपीसी की राजनीतिक वर्गों के बीच राजकुमार करार दिया। उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि स्नेह को कानून द्वारा निर्मित या विनियमित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को किसी व्यक्ति या व्यवस्था से कोई लगाव नहीं है तो उसे अपनी अप्रसन्नता को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जब तक कि वह हिंसा के बारे में अपने मन में विचार ना लाए, प्रचार या उत्तेजना नहीं करता। 29 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में स्वतंत्र भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए एक वैध आधार के रूप में राजद्रोह को शामिल किया गया। जब संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा पटेल की आलोचना की गई तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। संवैधानिक रूप से धारा 124 से अनुच्छेद 19(1)(a) के साथ असंगत है। पंजाब उच्च न्यायालय ने तारा सिंह गोपीचंद के मामले में 1951 में खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति ललित कहा कि न्यायपालिका कानून द्वारा स्थापित सरकार और समय के साथ प्रशासन को चलाने में लगे व्यक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। यदि कानून द्वारा स्थापित सरकार को उलट दिया जाए तो राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि राज्य और सरकार समान नहीं है। सरकारें आती है और जाती है, लेकिन भारतीय राज्य एक अस्थायी है और यह सर्वोपरि है। मंत्रियों की आलोचना की तुलना राज्य के प्रति वैमनस्य पैदा करने से नहीं की जा सकती। जैसा कि महात्मा गांधी ने न्यायाधीश RS ब्रूमफील्ड से कहा था, किसी भी सरकार को प्यार और स्नेह का अधिकार नहीं है। 21वीं सदी के भारत को स्टीफन की तरह नहीं सोचना चाहिए। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार का श्रेय अन्य कारणों में से एक यह भी कारण था कि उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राजद्रोह के प्रावधान को हटा देगी। 2018 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि स्वतंत्र भाषण पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली आपराधिक कानून पुनरीक्षण समिति कठोर कानून हटाने के साहसिक सिफारिश तो करता है, लेकिन इस सेक्शन को हटाने के बारे में अभी तक इस कमेटी ने कोई अमल नहीं किया। धन्यवाद। आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री मैगजीन के यूट्यूब चैनल लीगल बाउंड्री के साथ। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं पूरी रिसर्च के साथ किसी भी विषय पे अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने वक्तव्य, अपने एक्सप्रेशंस शेयर करता हूँ। धन्यवाद।